Hello students, I am Akif Khan, your science teacher, welcoming you to our science class. And today we will discuss about the chapter Why Do We Fall Ill? Right? In this chapter we will learn about health, its feature, disease and its cause. What do you mean by infectious disease? What are infections? Immune system, medicines, vaccination, immunization and so many things that are common during the present time. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद हेल्थ. व्हाट इज़ हेल्थ? देखिए, बुक में और नोट्स में ऑलरेडी आपको बताया है कि हेल्थ है क्या. ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. यानी कि अगर एक पर्सन कंप्लीटली फिजिकली, मेंटली और सोशली ठीक है तो उसको हम कहेंगे कि वो हेल्दी है. राइट. बट अगर हम बेटा ये देखते हैं कि हेल्थ और डिजीज़ आपस में किस तरह से कनेक्टेड है. ठीक है, एक हेल्दी पर्सन है, अगर वो तीनों ही एरियाज़ में यानी कि मेंटली, फिजिकली और सोशली कंप्लीटली फिट है, कहीं भी उससे कोई परेशानी नहीं है, तो हम उसको हेल्दी कह देते हैं. राइट. अभी जो हेल्थ है, ये हेल्थ डिपेंड करती है बेटा टू कैटेगरीज में. एक तो है आपका पर्सनल हेल्थ, एक है आपका कम्युनिटी हेल्थ. ठीक, अगर हम पर्सनल हेल्थ की बात करते हैं तो पर्सनल हेल्थ मीन्स क्या आ जाएगा, आपका पर्सनल हाइजीन. यानी कि आप अपने साथ किस तरह रहते हैं, किस तरह से अपनी सफाई करते हैं, किस तरह आप अपने कपड़ों को पहनते हैं, ये सारी चीज़ें जो आपकी पर्सनल हाइजीन से कनेक्टेड रहेंगी. पर्सनल हाइजीन का मतलब है आपकी खुद की साफ़ सफाई. ठीक है. दूसरा ये रहता है कि आप किस तरह से अपने बॉडी पर वर्क करते हैं, एक्सरसाइज, प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर रेस्ट जो बॉडी को चाहिए वो आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो हमें चाहिए वो आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और साथ के साथ में जो प्रॉपर बैलेंस डाइट चाहिए उस पर. राइट. तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पर्सनल व्यू पर, पर्सनल एफर्ट्स पर डिपेंड करती हैं. हम किस तरह से अपने आप को फिट रखते हैं, क्योंकि एक फिट बॉडी के अंदर ही एक फिट ब्रेन जो है वो आपका रहता है. मीन्स अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए चाहिए कि पहले आप खुद फिजिकली, मेंटली फिट हों, तभी आप उस वर्क को कर पाएंगे ना. जिसके लिए ज़रूरी है एक बैलेंस डाइट का होना, एक प्रॉपर जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है उस हेल्दी लाइफस्टाइल का होना. ये तो हो जाता है आपका पर्सनल हेल्थ. ठीक है. अब नेक्स्ट है बेटा आपका कम्युनिटी हेल्थ. कम्युनिटी हेल्थ का मतलब क्या है, जिस पर्टिकुलर एरिया में आप रह रहे हो, उस कम्युनिटी में आप रह रहे हो, वहाँ पर किस तरह का एटमॉस्फेयर है, वहाँ कैसा इन्वायरमेंट है. ठीक, जहाँ आप रह रहे हैं उस कम्युनिटी में, उस प्रॉपर एरिया के अंदर प्रॉपर सैनिटेशन और हाइजीन का ख्याल रखना पड़ेगा. ठीक है. इसके लिए क्या है, आप अकेले नहीं, आप जिस कम्युनिटी में रहते हैं, आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनके साथ मिलकर आपको अगर पता है कि हाइजीन क्या होता है, कितना ज़रूरी है सैनिटेशन, ये चीज़ें आप दूसरों को बताएंगे जिससे वो लोग भी उसको करें, तो आप अपने पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को साफ रख सकते हैं. ठीक है. लोगों के साथ में आपस में मिलजुल कर जो डिजीज़ है उनके बारे में एक दूसरे को अवेयर करना, उनसे कैसे बचा जाए, न्यूट्रिशन कौन सा हमें अच्छा रहता है, कौन सा हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा बेस्ट है, खाना किस तरह का हमें खाना है, खाना किस तरह का नहीं खाना है. ठीक है. किस तरह की एक्सरसाइज हमें करनी है और किस तरह से हम अपनी हेल्थ को और अपनी हमारे पास जो एजुकेशन है हेल्थ से रिलेटेड उसको लोगों तक पहुंचाते हैं. ठीक. जिससे हम क्या करेंगे, लोगों में जो कम्युनिटीज़ जहाँ पर हम रह रहे हैं उस जगह पर लोगों को इस चीज़ के बारे में हम बताएंगे, तो वहाँ हम उस कम्युनिटी को भी, उस पर्टिकुलर एरिया को भी अपने अकॉर्डिंग साफ रख सकते हैं. ठीक है. उसमें भी आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट शो करते हो. अगर हेल्दी इन्वायरमेंट आपकी कम्युनिटी में भी है तो आपका पर्सनल हाइजीन है और हेल्दी इन्वायरमेंट, देन आप बहुत ही अच्छे से एक बिना किसी बीमारी के और एक हेल्दी लाइफ जो है वो अपनी जी सकते हैं. ओके बेटा, नेक्स्ट है आपका डिजीज़. ये डिजीज़ है क्या? तो ये डिज़ीज़ जो है बेटा, डिज़ीज़ का मतलब क्या है, किसी भी तरह का एक अनकम्फर्टनेस अगर आप फील कर रहे हैं तो वो आपका डिज़ीज़ काउंट किया जाएगा. ठीक है. यानी कि एक ऐसा डिस्टर्बेंस जो हमारी बॉडी के फंक्शनिंग को, हमारे स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वी आर सफरिंग फ्रॉम अ डिज़ीज़. ठीक है. अब ये जो डिज़ीज़ है इसका मतलब क्या है, अब हम सोचें कि डिज़ीज़ में, तो डिज़ीज़ मीन्स ऐसा जहाँ पर हम प्रॉपर मेंटली एक जो कंसंट्रेशन के साथ है वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं. राइट. तो वहाँ हमारा डिज़ीज़ हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट, ये डिज़ीज़ जो है वो आपकी हेल्थ से किस तरह रिलेटेड है.
तो बेटा कई बार ऐसा होता है कि हेल्थ और डिजीज़ दोनों ही इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं और एक दूसरे इतना इंटरकनेक्टेड है कि हम उनको समझ नहीं पाते। ठीक, उनको समझने के लिए जैसे डॉक्टर्स भी होते हैं ना, किसी बीमारी को समझने के लिए डॉक्टर्स को क्या है बेटा, डॉक्टर्स को उस बीमारी को समझने के लिए, उसके प्रिवेंशन को समझने के लिए बिल्कुल उसके रूट तक, उसकी जड़ तक जाना होता है। सुना होगा ना आपने कि अगर हम किसी बीमारी को ख़त्म करना है तो हमें उसे जड़ से ख़त्म करना है। जड़ से ख़त्म करने का मतलब क्या है कि उसका ओरिजिन किस तरह से वो हमारी बॉडी में स्टार्ट हुआ। ठीक है, वो सब जानने के बाद तो डिज़ीज़ को ख़त्म करने के लिए, खुद को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले हेल्थ को जानें, हेल्थ किससे डिस्टर्ब हो रही है उस डिज़ीज़ को जानें, उस डिज़ीज़ को जानने के बाद उसको सेलुलर लेवल पर जाकर पूरी तरह से ख़त्म करें। ठीक है, तो इस तरह से हम डिज़ीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। अब ये जो डिज़ीज़ हैं वो डिज़ीज़ किस तरह से हमारी बॉडी में आ रही है उस पर दो टाइप्स में डिवाइड होता है। एक आपका होता है इंट्रिंसिक फैक्टर्स और एक होता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, यानी कि इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स या फिर इंटरनल फैक्टर्स क्या है बेटा, ये इस तरह के फैक्टर्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर से ही हमें बीमार करते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जेनेटिक अगर कोई वेरिएशन आया है या जेनेटिक डिजीज़ हैं या फिर हमारी बॉडी में हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो गया है, मीन्स इस तरह का जहाँ पर बाहर से कोई भी चीज़ नहीं जा रही है, हमारी बॉडी में ही कोई ना कोई एक इम्बैलेंस, एक माल फंक्शनिंग हुआ है जिसकी वजह से हमें कोई डिज़ीज़ हो रही है। ठीक है, अब या तो हो सकता है कि वो डिज़ीज़ हमें जेनेटिकली मिली हो, यानी हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे हमें वो डिज़ीज़ मिली हो, या हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर किसी वजह से, केमिकल्स की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से एक डिसबैलेंस हो गया, हार्मोनल डिसबैलेंस। ठीक है, तो उसकी वजह से भी डिज़ीज़ हो जाती हैं। अब इसमें आपकी जो डिज़ीज़ है वो कैसे होगा, सपोज़ कीजिए जैसे कोई जेनेटिक डिज़ीज़ है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ एक जेनेटिक डिज़ीज़ है। ठीक है, माल फंक्शनिंग हो गया, एक ऑर्गन जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, जैसे किडनी है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, या हार्ट है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, या फिर कोई हार्मोन जो है वो रिलीज़ ज़्यादा हो रहा है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन है, इंसुलिन कम रिलीज़ हो रहा है या इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। इंसुलिन कम रिलीज़ हो रहा है तो आपको डायबिटीज़ हो जाती है, अगर ज़्यादा होता है तो ग्लाइकोगोन हो जाता है। अब वहाँ दोनों केस में हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के फैक्टर जो हमारी बॉडी के अंदर से ही वर्क करते हैं और हमारी बॉडी को अंदर से ही वीक करते हैं, बीमार करते हैं, वो आपके इंट्रिंसिक फैक्टर या फिर इंटरनल फैक्टर्स कहलाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्सट्रिंसिक फैक्टर यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर। अब जैसे इनका नाम है एक्सटर्नल फैक्टर्स, मीन्स ऐसे फैक्टर्स जो कि बाहर से आके हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। अब बाहर से आने का मतलब क्या है, बाहर से आने वाले हो सकता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से हमें डिजीज़ हो रही हो। ठीक है, इतना पोल्यूशन है बाहर, तो वो पोल्यूशन जो है वो हमारी बॉडी में जाकर डिजीज़ कॉज करता है। जैसे कि अगर एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो कई बार एयर पोल्यूशन से अस्थमा हो जाता है, या अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो उसकी वजह से कैंसर भी हो जाता है, लंग कैंसर आपका हो रहा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है पोल्यूशन की वजह से। दूसरा, या हो सकता है कोई पैथोजन जो है वो हमारी बॉडी में एंटर किया और हमें बीमार कर दिया। ठीक है, पैथोजन्स के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को 8th क्लास में मैंने बताया था कि व्हाट आर पैथोजन्स। ठीक, सभी को पता होगा, और फिर भी जो न्यू स्टूडेंट्स अगर उन्हें नहीं पता तो हम बता देते हैं। पैथोजन्स मीन्स होता है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, उनको बीमार कर रहे हैं, ऐसे माइक्रोब्स को हम पैथोजन कहते हैं। ठीक है, अब ये पैथोजन बाहर से हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, इसलिए ये एक्सटर्नल फैक्टर में आते हैं और ये हमें बीमार कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, और ये प्लाज्मोडियम जो एनाफ्लीज मॉस्किटो है वो हमारी बॉडी के अंदर लेकर आता है, मतलब बाहर से हमारी बॉडी में आ रहा है और हमें बीमार कर रहा है। ठीक, दूसरा अनबैलेंस फूड या अनबैलेंस डाइट। जो बैलेंस डाइट है वो बैलेंस डाइट हमारी बॉडी को सब कुछ दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बट अगर हम अनबैलेंस डाइट लेते हैं, उस डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर भी डिजीज़ हो जाती हैं। जिससे अगर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, तो डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है। डेफिशिएंसी डिजीज़ का मतलब क्या होता है, ऐसी डिजीज़ जो किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी से होती हैं वो हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ है। ठीक है, ऐसे ही अगर बहुत सारे जो बच्चे हैं आजकल के वो फास्ट फूड बहुत खाते हैं, तो उस फास्ट फूड की वजह से ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस मोटापा जिसे हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं ओबेसिटी, फास्ट फूड की वजह से हो जाता है। तो ये क्या, ये भी हमारी बॉडी में बाहर से जा रहा है।
या फिर जो लोग तंबाकू या अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं वो बीमार हो जाते हैं। मीन्स एक्सटर्नल फैक्टर जो हैं वो बाहर से हमारी बॉडी में जाते हैं और हमें बीमार करते हैं, उन्हें हम एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं। क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज, राइट, किस तरह से डिजीज जो है वो फैल रही हैं उसको हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका एंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक और एक होता है आपका पैंडेमिक। ठीक, अगर हम एंडेमिक की बात करते हैं तो एंडेमिक डिजीज़ क्या होती हैं? जब कोई डिजीज़ और एक पर्टिकुलर डिजीज़ एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन या एरिया पर इफेक्ट करती है तो उसको हम एंडेमिक डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, एक शहर में ही है या एक कॉलोनी में ही है तो वहाँ पर आपका क्या है, वो आपका एक एंडेमिक डिजीज़ होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा या फिर चिकन पॉक्स, मलेरिया, कुछ ऐसी डिजीज़ हैं, राइट। अब एपिडेमिक क्या होता है बेटा? एपिडेमिक डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो बहुत तेज़ी के साथ में फैलती हैं और एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को और पॉपुलेशन को अफेक्ट कर देती हैं। ठीक है, ऐसी डिजीज़ जो एक पूरी कंट्री में फैल रही है या पूरे एक शहर में फैल रही है वो आपका एपिडेमिक डिजीज़ कहलाएगा। जैसे कि स्टार्टिंग में कोरोना जो है प्रेजेंट टाइम पर चल रहा है, वो कोरोना वायरस स्टार्टिंग में उसको अगर हम चाइना बेस पर देखते हैं तो पहले क्या था कि चाइना के सिर्फ एक जगह पर था, ठीक है, वुहान में, तो वहाँ वो एंडेमिक था। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ और जगहों पर केसेस मिलने लगे, पूरी चाइना के अंदर फैल गए तो उसको एपिडेमिक कर दिया गया। एट प्रेजेंट टाइम पर ये जो कोरोना वायरस है वो पैंडेमिक है। ठीक है, पैंडेमिक मतलब क्या होता है? ऐसी डिजीज़ जो कि पूरी दुनिया में फैल रही है, वर्ल्ड वाइड डिजीज़ जो हो जाती है उसको हम पैंडेमिक डिजीज़ कहते हैं, जिसमें कोरोना सिंपल सा एट प्रेजेंट टाइम पर आपके लिए एग्जांपल है। इसके अलावा एड्स, मलेरिया, ठीक है, ये जो है वो आपके पैंडेमिक के एग्जांपल हैं। ठीक है, तो ये जो 3 टाइप्स हैं बेटा, ये डिपेंड करते हैं किस तरह से डिजीज़ किस लेवल पर फैल रही है दुनिया के अंदर। अगर पूरी दुनिया में फैल गई है तो पैंडेमिक, अगर एक सिटी या एक देश में ही है तो आपका वो कहलाता है एपिडेमिक, और अगर एक पर्टिकुलर कॉलोनी में या एक पर्टिकुलर एरिया में ही है तो वो आपका कहलाएगा एंडेमिक। नाउ टाइप्स ऑफ डिजीज़ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन, कितनी देर के लिए डिजीज़ रहती है, उस बेस पर डिजीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट एक्यूट डिजीज़ एंड सेकंड इज क्रॉनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ क्या होता है? एक्यूट डिजीज़ का मतलब होता है एक ऐसी डिजीज़ जो शॉर्ट टाइम के लिए होती है और बहुत थोड़े टाइम में ही सीवियर हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, थोड़े टाइम्स के लिए होती है। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका रहता है इसके अंदर इन्फ्लुएंजा, यानी कॉमन कोल्ड जो होता है वो थोड़े टाइम के लिए होता है, लेकिन जब थोड़ी देर के लिए भी होता है तो इंसान परेशान हो जाता है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो गई, कुछ गलत खा लिया जिसकी वजह से पेट के अंदर जो है वो दर्द हुआ, दर्द होने के बाद वॉमिटिंग और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पेट से रिलेटेड वो हो जाती हैं, तो वो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, अब इस पर जो इफ़ेक्ट जो पड़ता है वो क्या बेटा, शॉर्ट टाइम होती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा डीप इफ़ेक्ट नहीं दिखते। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एक्यूट डिजीज़ कहते हैं, यानी कि सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होता है फिर ख़त्म हो जाती है। वहीं इसके अपोजिट रहता है क्रोनिक डिजीज़। ये जो क्रोनिक डिजीज़ होती है बेटा, ये बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली डिजीज़ होती हैं, लेकिन ये कम खतरनाक कह सकते हैं हम, कि मतलब एकदम से इनका इफेक्ट जो है वो नहीं दिखता, धीरे धीरे हमारी बॉडी को ख़त्म करती रहती हैं। एकदम इनका जो इफेक्ट आएगा कि एकदम से इंसान परेशान हो जाए, ऐसा नहीं, धीरे धीरे करके इंसान परेशान होता है, बहुत लंबे टाइम तक चलती रहती है ऐसी डिजीज़ और इंसान की डेथ भी हो जाती है ऐसी डिजीज़ में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक साथ इसके सिम्टम जो हैं वो बाहर नहीं आते। ठीक है, अब इसकी वजह से होता क्या है, ये जो आपकी क्रॉनिक डिजीज़ है, इस क्रॉनिक डिजीज़ में जब लंबे टाइम तक कोई डिजीज़ चलती है तो आपकी एपेटाइट लॉस हो जाता है, यानी कि आपकी भूख मर जाती है। राइट, जब आप भूख मर जाएगी, खाना नहीं खाएंगे तो आपका जो वेट है वो कम हो जाता है। ठीक है, ऑल द टाइम ऐसा लगता है कि बहुत थकावट हो रही है, रेस्ट करते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं कि आप रेस्ट करो तो खत्म, वो चाहे आप पूरा दिन सोते रहते हैं तब भी आपको ऐसा लगता है कि अभी मुझे और रेस्ट करना चाहिए। इस तरह की डिजीज़ जो होती हैं वो आपकी क्रॉनिक डिजीज़ कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल टीबी, जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, या डायबिटीज़ है, या एड्स है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिजीज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टार्टिंग, कहाँ से ये स्टार्ट हुई। ठीक है, जैसे कि ये डिजीज़ कहाँ से आ गई, तो इस बेस पर डिजीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है कोजेनाइटल डिजीज़ और एक होता है एक्वायर्ड डिजीज़।
कॉन्जेनाइटल डिजीज़ की हम बात करते हैं तो ऐसी डिजीज़ जो कि बर्थ के साथ में ही ह्यूमन बॉडी के अंदर रहती हैं, ठीक है, ऐसी डिजीज़ को हम कॉन्जेनाइटल डिजीज़ कहते हैं। यानी ऐसी डिजीज़ होंगी जो जेनेटिकली हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होकर आई है, ठीक। अब ऐसी डिजीज़ क्या होते हैं बेटा, ऐसी डिजीज़ जो हैं वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वहाँ पास आउट हो रही हैं, इस वजह से हम इन्हें इनहेरिटेड डिजीज़ भी कहते हैं। इनहेरिटेड डिजीज़ यानी कि ऐसी डिजीज़ जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट हो रही हैं। इसमें जो है एक कॉमन सा एग्जांपल जो आता है वो है हीमोफीलिया, ठीक है। इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस है, सिकल सेल एनीमिया है, ये कुछ ऐसी डिजीज़ हैं। देखिए बेटा, जिसमें हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज़ होती है जहाँ पर एक पर्सन अगर इससे सफ़र कर रहा है तो उसकी बॉडी में अगर कभी भी कोई भी ज़ख्म होता है तो वहाँ पर वो ज़ख्म से कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहती है। और कुछ केसेस में तो ऐसा होता है कि वो ब्लीडिंग की वजह से उस पर्सन की डेथ भी हो जाती है, ठीक। आप सभी लोगों ने सुना होगा एक फैमिली है, क्वीन विक्टोरिया की जो फैमिली है, ठीक है, उनकी फैमिली में हीमोफीलिया एक डिजीज़ है, ठीक है। उनकी फैमिली में ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, हीमोफीलिया जो है वो उनकी एक रॉयल जो फैमिली है इंग्लैंड की, वहाँ पर ये डिजीज़ उनकी जनरेशन में चलती हुई आ रही है, ठीक। इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि कलर्स के अंदर एक कन्फ्यूज़न रहता है, कलर को पहचान नहीं पाते हैं, रेड ब्लू कलर में, डार्क कलर में उनको सारा ही कलर जो होता है वो सेम दिखाई देता है, ठीक है। दूसरा सिकल सेल एनीमिया की हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हमारी बॉडी के अंदर ये भी एक जेनेटिकल डिजीज़ है, ठीक है। हमारे जो आरबीसीज होती हैं वो आरबीसी सिकल सेल की हो जाते हैं। सिकल का मतलब क्या होता है, वो देखा होगा जो घास काटने के लिए हंसिया यूज़ किया जाता है ना, वो जो होता है ना, इस तरह की शेप में चेंज हो जाती हैं। अब ऐसी शेप में चेंज होने की वजह से क्या होता है, जो आरबीसी हैं उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और जिसकी वजह से पर्सन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, ठीक। तो वो है आपका सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। ये तो हो गए आपके कोजेनेटेड डिजीज़ जो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में आ रही थी। उसके बाद में आता है एक्वायर्ड डिजीज़, ठीक है। एक्वायर्ड डिजीज़ क्या होते हैं बेटा, एक्वायर्ड डिजीज़ मतलब ऐसी डिजीज़ जो बर्थ के बाद आ रही हैं और वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र नहीं होंगी। इसका मतलब ये है कि अगर पेरेंट्स को है तो वो ज़रूरी नहीं है कि जो ह्यूमन के जो बच्चे होंगे उनमें भी ये डिजीज़ हो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अब ऐसी डिजीज़ में क्या आता है बेटा, ऐसी डिजीज़ को हम देखते हैं तो ऐसी डिजीज़ आपकी फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाएगा, एक आपका नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाएगा। इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शन नाम से ही आ रहा है, मीन्स वो किसी पैथोजन की वजह से होगा, ठीक है। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, कोई भी पैथोजन जो है वो डिजीज़ कॉज करेगा तो उसको हम कहेंगे इन्फेक्शियस डिजीज़। एंड दीज इन्फेक्शियस डिजीज़ आर कम्युनिकेबल डिजीज़। आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की हम बात करते हैं, जैसा कि इसका नाम है कि यहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन नहीं होगा तो मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ माल फंक्शनिंग होगी, कुछ जो सिस्टम है वो बिगड़ेगा, ठीक है, उसकी वजह से डिजीज़ होगी। जैसे कि अगर सपोज़ कीजिए हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, वो क्या है, वो हमारी बॉडी में टेंशन की वजह से हो जाता है। ब्लड प्रेशर हो गया, एक्सेसिव वेट बढ़ रहा है, ठीक है, या ऐसे ही जो टेंशन वाली जो डिजीज़ हैं वो क्या है आपका, वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है और ये नॉन कम्युनिकेबल भी है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ऐसे नहीं जाती इन्फेक्शन के थ्रू, जैसे एक इंसान के साथ आप बैठे और वो आपके अंदर कैरी कर जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ में क्या होगा, टाइफाइड है, कॉलेरा है, डेंगू, मलेरिया, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होती हैं, चाहे वो वेक्टर के थ्रू हो या किसी और डायरेक्ट हो, राइट। और अगर हम नॉन इन्फेक्शियस की बात करते हैं तो वहाँ पर डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, अस्थमा है, ये कुछ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कहलाते हैं, ओके। अब देखिए, अगर हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज़ है तो क्या है, उसके कुछ साइन होंगे, कुछ सिम्टम्स होंगे जो हमें दिखेंगे और उसके बाद हम बोलते हैं कि हाँ भाई इसे कोई बीमारी है, ठीक है। होता है ना, जैसे कि सपोज़ कीजिए अगर फीवर आ रहा है तो हम देखते हैं कैसे पता चलता है, या तो बॉडी गर्म है, हार्ट बीट बढ़ रही है, ठीक है, पेन हो रहा है, तो हम कहते हैं हाँ भाई इसको फीवर है, राइट। तो ये क्या बेटा, ऐसे ही सिम्टम्स होते हैं और सिम्टम्स और साइन दोनों ही डिफरेंट हैं, एक जैसा नहीं है। सिम्टम्स और साइन में डिफरेंसेस क्या है, अगर हम साइन की बात करते हैं तो साइन में क्या होगा, साइन इज़ अ इफेक्ट ऑफ अ हेल्थ प्रॉब्लम दैट कैन बी ऑब्जर्व बाय समवन एल्स। यानी कि ये जो साइन होते हैं, साइन की अगर हम बात करते हैं तो वो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि डॉक्टर्स जो डायग्नोज करते हैं। आपकी कोई परेशानी है, आप डॉक्टर के पास गए, आपको डॉक्टर ने डायग्नोज किया, चेक किया और आपको बताया कि आपके अंदर ये बीमारी के साइन हैं,
ठीक है, या कोई और आपके सामने बैठा हुआ और वो आपसे बोलता है कि आपके अंदर कोई बीमारी है, मतलब कुछ ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, ये दिख रहा है आपके अंदर कि आपको ये बीमारी है। ठीक, अब सिम्टम्स क्या होते हैं बेटा? सिम्टम जो होते हैं वो ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि जिस पर्सन को बीमारी है वो सिर्फ उसको फील हो रहे हैं अभी। ठीक है, बहुत लार्ज कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता है, सिंपल सा, जैसे कि सपोज कीजिए अब किसी को मलेरिया है, ठीक है, लेकिन उस पेशेंट को क्या है, स्टार्टिंग में उसको जो सिम्टम्स आएंगे वो फीवर आएगा, ठंड लगेगी, दर्द होगा, तो ये नॉर्मल फीवर में भी होता है तो उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाएगा, अपना डायग्नोज कराएगा, टेस्ट होगा, तब पता चलेगा कि हाँ इसमें कुछ साइंस हैं ऐसे जो कि मलेरिया के हैं। तो सिम्टम और साइन जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ओके, नाउ मैं आपको कुछ बताता हूँ, कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स, यानी कि कुछ ऐसे पैथोजन जो कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। ठीक, अब उसमें क्या क्या होते हैं बेटा? उसमें कैटेगरी है जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वर्म्स, फंजाई, बहुत सारे जो बैक्टीरियाज हैं जो हमें डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, वायरसेस हैं वो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो अब ये वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में किस तरह के डिजीज़ कॉज कर रहे हैं ये आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि वायरल डिजीज़ कौन सी होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी होती हैं, प्रोटोजोन्स डिजीज़ कौन सी होती हैं, ये सारी डिजीज़ को जो आपको आगे टेबल हैं उसमें एक्सप्लेन कर। ओके, नाउ इन दिस पेज you can see there are some disease, pathogen and their symptoms and sign. The first one is rabies, hydrophobia. हाइड्रोफोबिया और रेबीज़ जो होता है बेटा वो रेबीज़ वायरस से होता है। अब रेबीज़ वायरस जो है हमारी बॉडी में कैसे आया? रेबीज़ वायरस जो आता है वो जब कोई भी जो डॉग है, जो मैड डॉग होता है, पागल कुत्ता जो होता है, अगर वो आपको बाइट करता है, वो आपको काटता है, तो आपकी बॉडी में उसके सलाइवा के साथ में रेबीज़ वायरस आ जाता है। और रेबीज़ वायरस जो है वो हमें बीमार करता है और रेबीज़ कर देता है, जिसका नाम हाइड्रोफोबिया भी है। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या है बेटा? हाइड्रो मतलब पानी और फोबिया मतलब होता है डर। कुत्ता जिसको काटता है, जिसको रेबीज़ होता है बेटा, उसको पानी से डर लगने लगता है। ठीक है, एक कंडीशन आती है, ये नहीं है कि एकदम जैसे ही काटा है ऐसे ही हो गया। अगर वो रेबीज़ है, उसमें भी मैड डॉग के अंदर केसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं इसके। और अगर रेबीज़ है तो रेबीज़ में क्या होगा, धीरे धीरे सिम्टम्स ऐसे आएंगे कि जो पर्सन जिसको उसने काटा है उसके अंदर वायरस जो है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा कि उसको पानी से डर लगने लगेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया। अब इसके अंदर साइन क्या होते हैं? इसमें साइन रहते हैं जो मसल्स है, वो मसल्स जो गले के मसल्स हैं, चेस्ट के मसल्स हैं, उसमें जकड़न आ जाती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है, दर्द होता है। ठीक है, बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, ज़रा सा भी रिलीफ नहीं मिलता है और पानी से डर लगता है। अब इसको ख़त्म करने के लिए लुइस पास्चर जो थे उन्होंने वैक्सीन बनाया जिसका नाम है रेबीज़ वैक्सीन। आज प्रेजेंट टाइम में भी वो वैक्सीन दिया जाता है। पहले आप लोगों ने सुना होगा ना कि 14 इंजेक्शन दिए जाते थे अगर कुत्ता कोई काटता था तो पेट में। अब वो ट्रेंड ख़त्म हो गया है, अभी 1 इंजेक्शन, 3 इंजेक्शन, इस तरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं जो कि IM होते हैं, यानी इंट्रा मस्कुलर होते हैं, आपकी मसल्स में लगते हैं और प्रॉपर आपको रिलीफ दे देते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इस पेज पर आपको दिया है पोलियो जो डिजीज़ है। ठीक है, पोलियो आप लोगों ने सुना होगा, जो अभी तक तो थी लेकिन अब हमारा इंडिया जो है वो पोलियो फ्री हो चुका है। वो पोलियो जो है वो बेटा वो पोलियो वायरस से होती है। उसकी वजह से क्या होता था, उसकी वजह से आपने खुद देखा होगा कि अगर किसी को पोलियो होता है तो उसके जो बोन्स हैं, वो मसल्स हैं वो अकड़ जाती हैं, बोन्स जो है वो बैंड और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जिससे कमज़ोर होते हैं, वो प्रॉपर चल नहीं पाते या पूरी की पूरी बॉडी जो है पैरालाइज हो जाती है। राइट, अब इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया गया? इसके ट्रीटमेंट के लिए ओरल वैक्सीनेशन कराया गया। ओरल वैक्सीनेशन जैसे आपने देखा है ना, सुना भी है कि 2 बूंद ज़िंदगी की जो पोलियो का रिलेटेड था, मतलब 2 ड्रॉप्स पोलियो जो वैक्सीन था, ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाता था। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका मम्स। मम्स क्या होता है बेटा? मम्स की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो हमारी सैलरी ग्लैंड्स होती है ना थ्रोट के पास में, वो स्वेल कर जाती हैं, इसको हम टॉन्सिल भी कहते हैं। वहाँ पर क्या है, वो मम्स वायरस की वजह से होता है। ठीक है, वो आपकी सैलरी ग्लैंड जो हैं वो स्वेल कर जाते हैं, जिन्हें आप टॉन्सिल भी कह रहे हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? सीधा सा ट्रीटमेंट होता है। इसके लिए एंटीबायोटिक्स आती हैं, गर्म पानी पीजिए, एंटीबायोटिक्स लीजिए, प्रॉपर आपको इससे क्योर हो जाती है। ठीक है, कॉमन कोल्ड राइनो वायरस की वजह से होता है, जिसमें नाक बहती रहती है, गला जो है वो बैठ जाते से आप कहते हैं, नाक ब्लॉक हो जाती है। ठीक, इसके अलावा जो एक और वायरल डिजीज़ है बेटा जो कॉमन है वो है मीज़ल्स। मीज़ल्स जिसको हिंदी में हम कहते हैं खसरा।
ठीक, ये जो मीज़ल्स है वो रुबेला वायरस से होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत तेज़ फीवर आता है, पूरी बॉडी पर रैशेज़ हो जाते हैं रेड रेड कलर के। ठीक है, ठंड लगती है, भूख ख़त्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। इसके लिए क्या है, इसके लिए ये रहता है कि उस पर्सन को आइसोलेट किया जाता है, यानी कि अकेला रखा जाता है, उसके आसपास कोई ना जाए, क्योंकि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। ठीक, और इसके साथ में उसको एंटीबायोटिक दिया जाता है। ठीक, ऐसे ही एक वायरल डिजीज़ है जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड में ही बहुत ज़्यादा फैली हुई है, वो है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि HIV वायरस से होती है। HIV वायरस मीन्स ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेटा, इसके अंदर एक तो रहता है ये एसिम्टोमेटिक है, यानी कि इसमें सिम्टम्स ही नहीं आते हैं और पर्सन को पता भी नहीं चलता है कि वो HIV से जो है उसके अंदर HIV हो रखा है। ठीक, दूसरा एड्स में क्या होता है, एड्स में पूरी बॉडी का जो हमारा इम्यून सिस्टम है बेटा वो वीक हो जाता है। अब इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से जो छोटी छोटी बीमारियां भी हैं वो हमें बहुत ज़्यादा डेंजरस तरीके से कवर कर लेती हैं, यानी कि अगर किसी को HIV है, वो HIV पॉजिटिव है, यानी उसकी बॉडी में वायरस है, तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो इतना वीक हो जाएगा कि छोटी सी अगर उसको ज़ुकाम भी होता है तो वो उसके लिए निमोनिया की तरह होता है। ठीक है, और एक और चीज़, एड्स वायरस मतलब एड्स जो डिज़ीज़ है, आज तक उसकी कोई भी प्रॉपर वैक्सीन नहीं है, उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसके लिए सिर्फ क्योर है और प्रिवेंशन है। तो अभी भी इस पर वर्क चल रहा है कि आने वाले टाइम में शायद इस पर वैक्सीन मिल जाए। ओके, तो ये सम कॉमन और डेंजरस। ओके, नाउ बैक्टीरियल डिजीज़, जो बैक्टीरिया कॉज करेंगे वो कहलाएंगे आपकी बैक्टीरियल डिजीज़। इसमें बहुत सारी डिजीज़ हैं, कॉमन डिजीज़ जो आपके आसपास आपने देखी होंगी। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो एग्जांपल आपको यहाँ दिया गया है वो दिया है TB, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, TB मत समझ लेना, पता चले TV लिख दो टेलीविज़न नहीं है यहाँ पर है TB, जिसको हम कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस। अब ये जो ट्यूबरक्लोसिस है, यहाँ देखिए इसमें आपको कोच डिजीज़ भी कहा गया। कोच जो हैं वो क्या थे, वो रॉबर्ट कोच हैं। रॉबर्ट कोच कौन थे, रॉबर्ट कोच वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस के बारे में डिस्कवरी की थी और बताया था कि ये एक डिजीज़ है, लंग्स की डिजीज़ है ये। ठीक है, और ये जो ट्यूबरक्लोसिस है वो होता है बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्ली। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्ली जो है वो एक पैथोजन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉज कर रहा है, कौन सी, ट्यूबरक्लोसिस। इसमें जो हमारा प्राइमरी ऑर्गन जो बेटा इफेक्टिव होता है वो होता है लंग्स। हमारे जो लंग्स हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। लंग्स के अंदर क्या होता है, लंग्स में वुंड्स, जख्म हो जाते हैं। ठीक है, लंग्स में जख्म होने की वजह से कफिंग होती है, जब कफिंग के साथ साथ में ब्लीडिंग भी होने लगती है। इंसान जब खांसता है तो खांसते खांसते उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है, खून निकलता है। ठीक है, और इसमें ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, एक्सेसिव जो वेट होता है वो कम होता है। ठीक है, वेट जो है वो कम हो जाता है एक पर्सन का, यानी वो उसका जो वज़न है वो कम होगा। वज़न कम होने की वजह से क्या है, वो लगेगा बिल्कुल हड्डियों का ढांचा। ठीक, भूख खत्म हो जाती है पूरी तरह से। नॉर्मल भी आप लोगों ने फील किया होगा, अगर खांसी होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारा जो एब्डोमेन रीजन है, पेट वाला रीजन जो होता है वो खिंच जाता है इतना कि उसमें दर्द होने लगता है और भूख हमारी खत्म हो जाती है। फिर ये तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाली खांसी होती है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके ट्रीटमेंट के लिए जो रॉबर्ट कोच थे उन्होंने एक ट्रीटमेंट दिया। ठीक, इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की एंटीबायोटिक आती है। ठीक है, आइसोनाजेड नाम की एक एंटीबायोटिक आती है। ये जो है ये दवाइयाँ दी जाती हैं। अब इसका तो वैक्सीन भी आ गया है। ठीक है, इसका जो वैक्सीन है वो आ चुका है, बहुत पुराना है, अभी का नहीं है, कई सालों से वैक्सीन चल रहा है वो। यानी कि बच्चों को स्टार्टिंग में जब वो छोटे होते हैं तभी इसको वैक्सीनेट कर दिया जाता है ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट, और उस वैक्सीन का नाम है BCG यानी कि बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। BCG जो है बेटा वो एक वैक्सीन है जो कि अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस वर्क करता है। हमारी बॉडी के अंदर ट्यूबरक्लोसिस का अगर वायरस है तो वो उसको ख़त्म करने के लिए BCG वर्क करता है। ठीक है, इसके अलावा टाइफॉइड बहुत कॉमन सी बीमारी है, आप लोगों ने सुना होगा टाइफॉइड के बारे में। ये जो है वो जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है उसकी वजह से हो जाती है, और इसका जो पैथोजन है वो है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो है वो टाइफाइड कॉज कर रहा है। हमारी बॉडी में फीवर आएगा बहुत ज़्यादा वाला। ठीक है, एब्डोमेन पेन होता है, सर दर्द होता है, इसके अलावा वॉमिटिंग होती है, बॉडी में रैशेस पड़ जाते हैं, लाल लाल दाने दाने से हो जाते हैं। ठीक, इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल होता है, इसको एंटीबायोटिक से ठीक किया जाता है।
ठीक है, बहुत सारे कॉमन एंटीबायोटिक आते हैं, टेट्रासाइक्लिन आता है, एमॉक्सिसिलिन आता है, बहुत सारे ऐसे वैक्सीन जो हैं वो डॉक्टर्स देते हैं और इंसान को ठीक कर देते हैं। ठीक है, टाइफाइड जो है वो कोई ऐसी बीमारी नहीं है, बस ये है कि उसके अंदर थोड़ा सा प्रिकॉशन दिखना होता है और आप प्रॉपर ठीक हो जाते हैं। नाउ कोलेरा जो है वो विब्रियो कोलेरी से होता है। विब्रियो कोलेरी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी में जाता है, कोलेरा कॉज करता है, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है, वॉमिटिंग, लूज मोशन होते हैं बहुत एक्सेसिवली, और बहुत तेज़ी के साथ में हमारी बॉडी से वाटर लॉस होता है और इंसान की डेथ भी हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट सीधा सा रहता है कि ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, यानी कि ओरली पानी पिलाया जाता है ORS डालकर। इलेक्ट्रोल पाउडर आप लोगों ने सुना होगा, ORS सुना होगा, ठीक है, या कॉमन शुगर और जो सॉल्ट होता है उसका सोल्यूशन बनाकर पेशेंट को पिलाते रहते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर पानी की कमी ना हो और वो ठीक भी हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा है आपका डिप्थेरिया। ठीक है, डिप्थेरिया के अलावा पर्ट्यूसिस है, जिसे हम वूपिंग कफ भी कहते हैं। ठीक, और टिटनिस कॉमन है ना, टिटनिस आपने सुना होगा, टिटनिस हो जाता है। तो टिटनिस बेटा ये नहीं कि किसी से कट गया तभी होगा, टिटनिस जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, ये जो क्लोस्ट्रीडियम है टिटेनी, ये एक बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी में टिटनिस कॉज करता है, जिसको हम लॉकिंग जॉ भी कहते हैं। क्योंकि टिटनिस के अंदर क्या होता है, टिटनिस के अंदर जो मसल्स होती हैं वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और ये जो हमारा जॉ है, जो जबड़ा है, ये लॉक हो जाता है, ये पूरी तरह से खुलता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। टिटनिस के लिए, डिप्थेरिया के लिए और पर्ट्यूसिस के लिए, तीनों के लिए ही एक सिंगल वैक्सीन आता है जो बच्चों को दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं DPT। D से डिप्थेरिया, P से पर्ट्यूसिस और T से टिटनिस। ठीक है, और अगर ये वैक्सीन नहीं भी लगा होता है तो फिर वहाँ पर अगर किसी पर्सन को किसी से चोट लग जाती है तो आप लोगों ने सुना होगा ना, टिटनिस का इंजेक्शन लगवाते हैं। ठीक, तो वो टिटनिस का वैक्सीन भी आ रहा है। ठीक, इसके अलावा निमोनिया है जो नॉर्मल बच्चों में हो जाता है स्पेशली, जिसका जो पैथोजन है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है। ठीक, निमोनिया में क्या होता है, खांसी होती है, बुखार जुकाम होता है, सांस बहुत तेज़ आती है। ठीक है, प्लेग जो है, प्लेग आज से 200 साल पहले जिसको हम ब्लैक डेथ कहते हैं, जिसने पूरी दुनिया में एक हलचल मचा दी थी, चूहे की वजह से हुआ था। चूहा जो है वो चूहा नहीं, बल्कि उसके अंदर ये पैथोजन, ये जो बैक्टीरिया था, कौन सा वाला, येरसीनिया पेस्टिस, ये जो बैक्टीरिया था ये उसके अंदर था, और वहाँ पर पूरा का पूरा मान लीजिए कि आधी दुनिया इसकी पूरी तरह से कवर हो गई थी और कई मौतें हुई थी, क्योंकि उस टाइम पर जो लोग थे वो इतना ज़्यादा मेडिकल फील्ड को नहीं जानते थे। ठीक है, ऐसे ही लेप्रोसी है। लेप्रोसी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये स्किन डिजीज़ है। स्किन डिजीज़, इसमें क्या होता है, जो स्किन है उस पर छाले हो जाते हैं, रैसेस होते हैं, इचिंग होती है। ठीक है, और इसके अलावा एंथ्रेक्स है, जो कि एंथ्रेक्स और एक्ने मतलब मुहासे, जो मुहासे होते हैं ना, मुहासे में यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है प्रोपियोनी बैक्टीरियम, इसके अलावा स्टेफाइलोकोकस भी मुहासों में जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो डिजीज़ कॉज करता है। ठीक, ये जो होता है वो कॉमन एडोलेसेंस की एज पर आपको हो जाता है। मुहासे जो होते हैं ना वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, उसके लिए क्या है, सिंपल सा अपने आपको हाइजीन रखिए तो आपको वो भी नहीं होंगे। ठीक, ये थी। नाउ हेलमिंथ्स डिजीज़। हेलमिंथ डिजीज़ मतलब वर्म्स के थ्रू, वर्म्स का मतलब WORM, वर्म मतलब कीड़े। ठीक है, ये जो कीड़े होते हैं ना, छोटे छोटे से पतले पतले से कीड़े, वो वर्म्स होते हैं। अब उन वर्म्स की वजह से भी हमारी बॉडी में डिजीज़ हो रही है, क्योंकि ये जो वर्म्स होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, एंडो पैरासाइट। एंडो मतलब बॉडी के अंदर रहकर ये पैरासिटिक होते हैं, तो बॉडी के अंदर रहकर हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या करेंगे, ये करेंगे कि जिस थाली में रहते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, समझे, मतलब जहाँ रहते हैं वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं और वहीं पर नुकसान भी पहुँचा रहे हैं। आई नो, मैंने जो मुहावरा बोला है वो गलत बोल दिया कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, मैंने बोल दिया रहते हैं। तो जहाँ खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ खा नहीं रहे हैं, यहाँ ये हमारी बॉडी में रह रहे हैं और वहीं खा रहे हैं, बट हमें बीमार करते हैं। उसमें से पहला जो है वो है एस्केरियासिस। ठीक है, एस्केरियासिस की हम बात करते हैं तो एस्केरियासिस क्या है बेटा, ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि छोटे बच्चे जो होते हैं स्पेशली उनमें हो जाती है। कीड़े होते हैं बॉडी के अंदर, जिसमें एस्केरिस नाम का एक कीड़ा है, राउंड वर्म, वो होता है और वो हमारे पेट में होता है। वो उनके पेट में ज़्यादातर होता है जो मिट्टी खाते हैं। नॉर्मली आजकल सभी का हो जाता है, क्योंकि हम जो सब्जियां खा रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिट्टी चली जाती है। कच्ची सब्जी उठाई खा ली तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक,
तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से वॉमिटिंग होती है, डायरिया हो जाता है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स हैं। इसके अलावा एक और डिजीज़ यहाँ दी है आपको, एलिफेंटाइटिस। एलिफेंटाइटिस नाम है एलिफेंट, तो कुछ तो एलिफेंट जैसा होगा, बिल्कुल। इसके अंदर जो एलिफेंट जैसा होता है वो होता है पर्सन का पैर। जो उसके पैर होते हैं, उसके हाथ होते हैं ना, वो और क्या करते हैं, वो स्वेलअप हो जाते हैं और बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं मोटे जैसे हाथी का पैर होता है। इस वजह से हम इसको नाम देते हैं एलिफेंटाइटिस। और इसका जो पैथोजन है वो है बुचेरिया। बुचेरिया जो है वो इसका पैथोजन है। एक दूसरा है आपका ड्रैकुनक्यूलेसिस। ठीक है, ड्रैकुनक्यूलेसिस। ड्रैकुनक्यूलेसिस जो है वो क्या है, ड्रैकुनक्यूलेसिस यानी कि मान लीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। ब्लिस्टर्स यानी कि छाले हो जाते हैं। ठीक है, स्किन में छाले हो रहे हैं, आर्म्स हैं, लेग्स हैं, सभी जगह वो पूरी बॉडी के अंदर क्या है, इन्फेक्शन हो जाता है, छाले हो जाते हैं, फोड़े जिन्हें हम कहते हैं ना, फूट जाते हैं, उसके अंदर जो पस होता है वो पड़ जाता है। ठीक, इसका जो पैथोजन है वो क्या है, ड्रैकुनक्यूलस। ड्रैकुनक्यूलस जो है वो एक पैथोजन है जो कि एक वर्म है। ठीक, तो ये क्या है, ये कुछ आपकी हेलमिंथीज यानी कि वर्म से। नाउ सम प्रोटोजोअन डिजीज़। प्रोटोजोअन डिजीज़ में सबसे कॉमन डिजीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है मलेरिया। मलेरिया के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, मच्छरों की वजह से हो जाता है, लेकिन उसके पीछे का जो कॉज होता है वो मच्छर से बड़ा होता है और उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, इंडिया में जो प्लाज्मोडियम की स्पीसीज़ मिलती है वो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ठीक है, वैसे तो बेटा प्लाज्मोडियम जो है वो 4 डिफरेंट स्पीसीज़ में होता है। ठीक, बट इंडिया में प्रेजेंट सिर्फ एक है और वो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जो कि इंडिया में मलेरिया कॉज कर रहा है। और इस मलेरिया को लेकर कौन आ रहा है, इस मलेरिया को लेकर आ रहा है मच्छर। कौन सा मच्छर, बिल्कुल जो आपने सोचा वही, एनाफ्लीज मच्छर जो है वो इस मलेरिया को अपने साथ कैरी करता है। एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में आकर जब वो खून चूसता है तो वहाँ वो उसको इंजेक्ट कर देता है और उस पर्सन की बॉडी में फिर ये प्लाज्मोडियम रहता है। रहने के बाद वहाँ पर ये रिप्रोड्यूस करता है और अपने बहुत सारे बॉडीज़ बनाकर फिर उसको ये इन्फेक्ट कर देता है। मलेरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, मलेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। इतनी ठंड लगती है कि जो पेशेंट है वो 3-3 4-4 रज़ाई ओढ़ ले, उसके बाद भी उसको लगता है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है। फिर अचानक से क्या होता है, गर्मी लगने लगती है और बहुत सारा पसीना आता है। ठीक है, जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनमें बहुत सारा पेन होता है, इंसान के अंदर खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, लीवर जो है वो डैमेज होता है। अब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, राइट। इसके लिए मेडिसिन है, लेकिन इसके लिए जो मेडिसिन है वो मेडिसिन होती है क्विनिन। क्विनिन जो है वो पहले टाइम में यूज़ की जाती थी, जिसको ऑब्टेन किया जाता है सिनकोना बार्क से। सिनकोना जो है वो एक ट्री है जिसके बार्क से, जो बार्क होता है ना, ऊपर की जो छाल होती है पेड़ की, उससे क्विनिन बनाई जाती थी। ठीक है, एट प्रेजेंट टाइम पर हम क्या कर रहे हैं, इस प्रेजेंट टाइम पर जो मेडिसिन यूज़ किया जाता है मलेरिया के लिए, वो मलेरिया के लिए जो मेडिसिन है वो है क्लोरोक्विनिन। क्लोरोक्विनिन जो है वो एक ऐसा मेडिसिन है जो कि मलेरिया के पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, अब दूसरा इसमें आपको प्रोटोजोन डिजीज़ में दिया है अमियोबेसिस। ठीक है, अमियोबेसिस का मतलब क्या है, ये जो है वो एक डिजीज़ होती है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर जो कि डिहाइड्रेशन होता है बहुत ज़्यादा, इसमें डायसेंट्री होती है, मीन्स जिसे हम लूज मोशन कहते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन हमारी जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, उसमें पेन होता है और उसके बाद में डायसेंट्री यानी कि लूज मोशन होते हैं। और इसका जो कॉज है, जो पैथोजन है, वो अमीबा जो है ना उसका एक रिश्तेदार है जिसको हम बोलते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिका। ये एंट अमीबा हिस्टोलिका उसी छोटे से अमीबा का ही एक रिश्तेदार है, यानी उसी के फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ठीक, इसके अलावा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस की हम बात करते हैं। स्लीपिंग सिकनेस क्या है बेटा, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा नींद आती है। अब ये बहुत ज़्यादा जो नींद आ रही है ये किसकी वजह से आती है, वो आती है ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा जो है वो एक प्रोटोजोन है। अब ये ट्राइपेनोसोमा हमारी बॉडी में आता है सीसी फ्लाई की वजह से। एक मक्खी होती है जो कि अफ्रीका में है, इंडिया में नहीं है ये। ठीक है, अफ्रीका में, जो कि ट्राइपेनोसोमा को कैरी करती है और वो एक पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। स्लीपिंग सिकनेस यानी कि बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट आपको यहाँ दिया हुआ है काला आजार, यानी कि काला आजार जो है
वो एक फीवर होता है बेटा जो लेशमानिया से होता है। लेशमानिया जो है, लेशमानिया डोनोवानी क्या है, ये एक आपका प्रोटोजोन है। इसको हम लेशमानियासिस भी कहते हैं। आगे आप लोग देखेंगे लेशमानियासिस, कालाजार। ये इसमें क्या होगा, इसके अंदर फीवर आता है। हमारा जो स्प्लिन होता है, स्प्लिन से कुछ याद आया, सेल जो चैप्टर 8th क्लास में पढ़ाया था वहाँ मैंने आपको बोला था स्प्लिन, स्प्लिन यानी कि ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल। बिल्कुल याद आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये जो स्प्लिन है वो एनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं बॉडी के अंदर, एक इम्बैलेंसी हो जाती है। स्प्लिन की वजह से बॉडी में जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड का जो फॉर्मेशन है वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो लेशमानिया जो डोनोवानी है वो क्या कर रहा है, कालाजार कॉज कर रहा है हमारी बॉडी में। तो ये कुछ कॉमन प्रोटोजोअन डिजीज़ हैं जो प्रोटोजोआ की वजह से हमारी बॉडी में हो रही हैं। नाउ इफ़ेक्ट्स ऑफ डिजीज़ ऑन द बॉडी। अगर हमें कोई बीमारी होती है तो उसका हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए बेटा, अगर जब भी कोई हमें बीमारी होती है, हमारी बॉडी में माइक्रोब जो हैं वो एंटर करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, पेन होता है या फीवर आ जाता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इन्फ्लेमेशन हो रहा है यानी हमारी बॉडी के अंदर जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, जैसे ही ये डिजीज़ और पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, पैथोजन के एंटर करते ही हमारे जो सोल्जर हैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, उसमें से सेल्स रिलीज़ होते हैं, उसमें से एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होती हैं, और वो एंटीबॉडीज़ आकर इन एंटीजेंस को, इन जो ये पैथोजेंस हैं इनको मारती हैं, और जिसकी वजह से हमें स्वेलिंग भी हो जाती है, फीवर भी आता है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ डिजीज़ हैं जिसमें कि एड्स, HIV जो वायरस है वो क्या करता है, मैंने पहले ही बताया था, वो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, ठीक है। यानी कि ये मान लीजिए कि एक देश के अगर सोल्जर्स जो है वो वीक हो जाए तो उस देश का जो फ्यूचर है वो किसी भी तरह से ब्राइट नहीं हो सकता। ऐसे अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो मीन्स हमारा फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा, हम किसी ना किसी बीमारी से लगते ही रहेंगे, राइट। तो वहाँ पर आपकी जो HIV है वो HIV हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, ठीक। अब कई बार क्या होता है बेटा कि ये जो डिजीज़ है उसका जो इफ़ेक्ट है, ठीक है, जो सेवरिटी ऑफ सिम्टम्स है, यानी कितने तरह से, कितनी ज़्यादा वो सिम्टम्स फैले हुए हैं, वो डिपेंड करता है जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर गए हैं उनके रिप्रोडक्शन पर। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी पैथोजन हमें बीमार कब करेगा, जब उनका नंबर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हमारे इम्यून सिस्टम के सेल से ज़्यादा हो जाएगा, तब जाकर वो हमारी बॉडी में हमें इन्फेक्ट करता है, ठीक है। उससे पहले क्या है, उससे पहले तो हमारा इम्यून सिस्टम उनसे लड़ रहा है, उनको ख़त्म कर रहा है। तो जब तक हमारी बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है हम बीमार नहीं होते, राइट। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा हम बीमार हो जाते हैं। तो नंबर और पॉपुलेशन जो है इन माइक्रोब्स का, पैथोजेंस का जब बढ़ता है तब हम बीमार होते हैं। अब डिज़ीज़ को टैकल किस तरह से करें, यानी कि डिज़ीज़ से हम लड़ें कैसे। तो बेटा इसके लिए या तो हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों में डिफरेंस होता है। प्रिवेंशन का मतलब होता है डिज़ीज़ के होने से पहले ही हम अपने आप को बचा लें, और ट्रीटमेंट कब होगा, जब हमें डिज़ीज़ हो जाएगी तो अब हम उस डिज़ीज़ को होने के बाद में उसकी मेडिसिन लेंगे और हम उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। वो आपका कहलाता है ट्रीटमेंट। पहले हम देख लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। अब प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी क्या होता है बेटा, प्रिवेंशन जो है वो हम डिफरेंट वे में कर सकते हैं। पहला जनरल वे ये रहेगा कि प्रिवेंट करने के लिए हम अपनी लाइफस्टाइल को देखें, ठीक है। अपना पर्सनल हाइजीन हम देखते हैं, एनवायरनमेंट क्लीन देखते हैं, प्रॉपर सैनिटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, हम खाना खा रहे हैं ठीक से या नहीं खा रहे, रेस्ट कर रहे हैं, हमारी बॉडी को जो प्रॉपर रेस्ट और जो नींद चाहिए वो हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ठीक। दूसरा स्पेसिफिक वे ये हो जाएगा कि हम हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। हमारा जो इम्यून सिस्टम है हम उसको स्ट्रॉन्ग करें किसी भी तरह। उसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, डाइट से। हम अपनी डाइट को ऐसा करें कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। तो इसकी हेल्प से हम क्या है, हम अपनी जो बॉडी है उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब ये इम्यूनिटी क्या आ गया भाई, इम्यूनिटी जो है बेटा वो इनबॉर्न एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, ठीक है। इनबॉर्न एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और ऑल द ऑर्गेनिज्म टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़। किसी भी डिजीज़ से लड़ने के लिए जो पावर है वो हमारी इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी बोन जब हम पैदा होते हैं तभी से हमारे साथ होती है, लेकिन वीक हो जाती है तो हम उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है तो हम उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपनी डाइट की हेल्प से।
वो डाइट जो है वो हमारी कैसी है, वो हमारी इम्यूनिटी पर डिपेंड, मतलब उसी पर हमारी इम्यूनिटी जो है वो डिपेंड करेगी, राइट। अब जो इम्यूनिटी है वो आपकी एक्वायर्ड टाइप इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपकी इम्यूनिटी ऐसी होगी जो कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को सिंथेसाइज कर रही है। एंटीबॉडीज़ क्या होता है बेटा? एंटीबॉडीज़ आर द प्रोटीन दैट प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, ठीक है, ड्यूरिंग द अटैक ऑफ पैथोजन। जब हमारी बॉडी में पैथोजन्स अटैक करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करती है, प्रोड्यूस करती है, और वो एंटीबॉडी क्या करते हैं, वो उस वायरस, बैक्टीरिया, जो भी पैथोजन हमारी बॉडी में गया उससे लड़ाई करते हैं, ठीक है। या फिर हम ये हैं कि रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आती है, जिसको हम कहते हैं ना कि ये इंजेक्शन लग जाते हैं एंटीबॉडी के, या फिर एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो जाकर हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेट करते हैं और एंटीबॉडीज़ का जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ा देते हैं, ठीक। अब इस बेस पर हम देखते हैं कि हम अपने बॉडी के अंदर किस तरह से हम अपनी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है? इम्यूनाइजेशन इज़ अ स्पेसिफिक वे टू मेक समवन इम्यून एंड प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़। यानी कि इम्यूनाइजेशन क्या है? इम्यूनाइजेशन जो है वो एक ऐसा तरीका है जहाँ पर हम एक पर्सन की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उसको किसी डिजीज़ के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल को हम कैसे कर सकते हैं? वहाँ पर हम उसको कुछ मेडिसिन, कुछ वैक्सीन्स देते हैं, ठीक है। वैक्सीन्स देते हैं एक एडमिनिस्ट्रेशन वे में, यानी कि एक सीक्वेंस में वैक्सीन्स दिया जाता है जिससे उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, ठीक है। उसको हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। ऐसे ही आता है बेटा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि वैक्सीन्स पहले प्रिपेयर करे जाते हैं। वैक्सीन्स क्या होते हैं? वैक्सीन्स जो हैं वो ऐसे केमिकल्स हैं जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं वीक और डेड माइक्रोब से, ठीक है। जो पैथोजेंस होते हैं उन्हीं को, जो कमज़ोर और वीक और डेड जो माइक्रोब्स होते हैं, उन्हीं की हेल्प से वैक्सीन बनाए जाते हैं और फिर उन वैक्सीन से उनकी मेडिसिन बनाई जाती है, ठीक है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं आज के टाइम में कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम वैक्सीन बना रहे हैं। तो वैक्सीन में हम क्या है, जो कोरोना वायरस जो वीक है या फिर जो कोरोना वायरस इफेक्टिव नहीं रहा, उससे ही डीएनए स्ट्रेंड निकालेंगे। डीएनए स्ट्रेंड निकालने के बाद में फिर उसका डीएनए को केमिकल्स के साथ मिक्सअप करके उसका वैक्सीन बनाया जाएगा जो कि हमारी बॉडी में जाएगा और फिर वो एंटीबॉडीज़ को डेवलप करेगा, ऐसी एंटीबॉडीज़ जो उस पर्टिकुलर डिजीज़ के साथ में लड़ सके, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वैक्सीनेशन, जहाँ पर इंजेक्शन लगाकर हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है। फर्स्ट वैक्सीन जो था वो 8th क्लास में भी बताया था मैंने, एडवर्ड जेनर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहला वैक्सीन डिस्कवर किया था। किसके अगेंस्ट? यानी कि पहला जो वैक्सीन था वो अगेंस्ट था स्मॉल पॉक्स के। अब यहाँ इस स्लाइड में आपके सामने कुछ वैक्सीन्स हैं जो प्रेजेंट टाइम में बच्चों को दिए जाते हैं, ठीक है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो वहीं पर उन्हें वैक्सीनेशन करा दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएं और वो उस पर्टिकुलर डिजीज़ से लड़ सकें, ठीक। जिसमें कॉमन है आपका BCG वैक्सीन जो ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट दिया जाता है, पहले बताया मैंने, DPT डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनिस के लिए, ठीक है। MMR वैक्सीन जो है वो मीजल्स, मम्स और रूबेला वायरस के लिए दिया जाता है। हेपेटाइटिस वैक्सीन है, हेपेटाइटिस A, B, बहुत सारे हेपेटाइटिस होते हैं, इसमें से A, B के लिए हमारा हेपेटाइटिस A वैक्सीन, हेपेटाइटिस B वैक्सीन, ठीक है। टाइफॉइड के लिए टाइफॉइड का वैक्सीन प्रेजेंट है हमारे पास में, पोलियो के लिए पोलियो वैक्सीन है और रेबीज़ के लिए रेबीज़ वैक्सीन। तो यहाँ पर ये वैक्सीन जो हैं वो बीमारियों के लिए ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जो यूज़ हो रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वो वैक्सीन है ये। तो बेटा ये देखा आपने कि किस तरह से हम प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर डिजीज़ हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे भाई। अब डिजीज़ हो गई तो हमें वहाँ पर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब हम नाउ प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। अभी तक हमने देखा प्रिकॉशंस कि हम डिजीज़ से बच रहे हैं, भाई डिजीज़ होने ही ना दे तो ज़्यादा बेटर है ना। लेकिन अगर हो गई, हमारा बैड लक के डिजीज़ हो गई, तो अब हमें क्या करना है, तो हमें ये करना है कि हमें अब ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? ट्रीटमेंट या तो हम उस डिजीज़ के इफ़ेक्ट को कम करें या फिर जो हमारी बॉडी में भाई पैथोजन गया है उस पैथोजन को बोलें कि महाशय आपका जो समय है वो ख़त्म हुआ और उनको किल करें, ठीक। अब रिड्यूसिंग के लिए क्या करना होगा बेटा? रिड्यूसिंग के लिए ये करना होगा कि हम उसको प्रॉपर जो सिम्टम्स देखें, सिम्टम देने के बाद में मेडिसिन दे दें, ठीक है। मेडिसिन देंगे तो क्या होगा, उसकी ग्रोथ जो है वो कंट्रोल में होगी, ग्रोथ कंट्रोल होगी, बढ़ेगी नहीं, तो
हमारी बॉडी के अंदर उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। ठीक, अब अगर मारने की बात आती है, उनको हमें ख़त्म करना है, तो वहाँ पर हम ये देखें कि जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं तो अब हम उन्हें ख़त्म किस तरह से, तो एलिमिनेट करने के लिए हम मेडिसिन देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिसकी हेल्प से हम पैथोजेंस को किल कर सकते हैं। अब ये एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, फिर से 8th क्लास का क्वेश्चन आ गया भाई। एंटीबायोटिक्स क्या है बेटा, ऐसे केमिकल्स हैं या मेडिसिन हैं जो कि जो पैथोजेंस होते हैं उनके बायोलॉजिकल जो पाथवे है जिसके थ्रू वो हमारी बॉडी के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं और उनकी पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पे तो इफेक्टिव रहते हैं, बट वायरस जो हैं, वायरल डिजीज़, वहाँ इफेक्टिव नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते भाई, वहाँ ऐसा क्या है? तो बेटा जो वायरसेस होते हैं वो वायरसेस हमने देखा है, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि वायरस जो है वो लिंक होता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच का। उसके पास उसका खुद कुछ भी नहीं है। जब वो ह्यूमन बॉडी के या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है तो वो एक मॉलिक्यूल है, एक डेड मॉलिक्यूल की तरह वर्क करता है। लेकिन जैसे ही वो किसी बॉडी में जाता है तो उस बॉडी के साथ जुड़कर उसका बायो मैकेनिज्म, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर जितनी लाइफ प्रोसेस हो रही थी उनके साथ जुड़ जाता है और फिर अपना काम स्टार्ट करता है बीमार करना। ठीक है, मीन्स उसका कुछ भी नहीं है। अब उसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या है, हम ये सोता है ना कि सपोज कीजिए कि एक अगर आपको एक बीमारी है जिसकी वजह से जहर होता है, जहर आपके हाथ में, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाते तो हमें हाथ काटना पड़ेगा। ऐसे ही आ गया। अब वैक्सीन जो है वो कैसे वर्क करे, क्योंकि वैक्सीन अगर हम देते हैं तो वैक्सीन ऐसा होना चाहिए जो वायरस, और वायरस को मारेगा, इसका मतलब क्या है, वो हमारी बॉडी पे भी नुकसान पहुंचाएगा। ठीक, इसी वजह से ये जो वैक्सीन है वो वायरस के लिए अफेक्टिव, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। यही वजह है कि इतनी प्रॉब्लम आ रही है कोरोना के वैक्सीन के लिए, क्योंकि वायरस है, और वायरस जो है, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि उसका कुछ बायो मैकेनिज्म नहीं होता, दूसरा ये हर डिफरेंट बॉडी में जाकर एक डिफरेंट मैनिपुलेशन करता है और जीन्स की, और एक नए तरह का वायरस बन के आता है। यही सबसे बड़ी वजह है कि वैक्सीन जो अभी तक नहीं बन पाया है। ठीक, चलिए फिर एंटीबायोटिक्स कम से कम बैक्टीरिया पे तो इफेक्ट कर ही रही हैं। अब बैक्टीरिया पे इफेक्ट करने से आता है एंटीबायोटिक। जो पहला एंटीबायोटिक था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, उसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है वो डिस्कवर किया गया था एक फंगस से, उस फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, जहाँ से पेनिसिलिन आया है। ठीक है, अब ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये एंटीबायोटिक्स क्या कर रहे हैं, ये एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ को रेगुलेट कर रहे हैं। एंटीबॉडीज़ क्या है, एंटीबॉडीज़ इम्यूनोग्लोबिन यानी कि प्रोटीन होती है, एक तरह की प्रोटेक्टिव प्रोटीन होती है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आता है जिसको हम एंटीजन कहते हैं, ठीक है, एंटीबॉडी प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुई, डिफेंसिव प्रोटीन, और एंटीजन क्या है, एंटीजन वो फॉरेन पार्टिकल यानी बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, जो भी हमारी बॉडी में जा रहा है उसको किल करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनती हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उस पर्टिकुलर एंटीजन को ख़त्म करने के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या है, ट्रीटमेंट कर लेते हैं। अब जब हम ट्रीट करते हैं किसी भी बीमारी को, तो वहाँ क्या होता है बेटा, बीमारी को ट्रीट तो कर रहे हैं, लेकिन अब उस बीमारी में कुछ लिमिटेशन है। यानी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ये नहीं हम कुछ भी देंगे, उसमें एक लिमिटेशन है ना। जब हम एलोपैथी दवाइयाँ लेते हैं तो हम किसी को कुछ भी नहीं दे सकते, वहाँ पर एक लिमिट रहेगा। अगर हम लिमिट से ज़्यादा जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पर डेंजर होता है। जैसे कि सपोज़ कीजिए एक पैरासीटामोल नॉर्मल फीवर के लिए मेडिसिन है, लेकिन इस पैरासीटामोल को अगर रेगुलर देते रहते हैं तो हमारे लिवर को ख़राब कर देती है ये। ठीक, ऐसे ही आप लोगों ने नाम सुना होगा डिस्प्रिन। डिस्प्रिन जो है वो हमारे लिए दिया जाता है, ऐड भी आता है सर दर्द के लिए, बिल्कुल चुटकियों में सर दर्द गायब। लेकिन आपको पता है वो जो डिस्प्रिन होता है वो हमारे हार्ट पर जाकर सीधा इफेक्ट करता है, हमारे हार्ट पर एक बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है उसका। ठीक है, तो डैमेज करता है हमारे बॉडी फंक्शंस को अगर हम लॉन्ग टाइम तक ये जो ट्रीटमेंट है उसको कराते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके जो सिम्टम्स होते हैं जो किसी डिजीज़ के, उन सिम्टम्स को कई बार ऐसा होता है कि बढ़ा भी देता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम सीधे से डायग्नोस नहीं कर पाए, तो वहाँ पर हमने जो ट्रीटमेंट लिया तो वो ट्रीटमेंट कभी कभी अपोजिट वर्क भी कर जाता है। इसलिए एक पुराने जो ज़माने के लोग हैं वो कह गए हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि जो आपका बचाव है वो भाई इलाज से बहुत बेहतर है, क्योंकि बचाव है तो आपको बीमारी नहीं होगी, और बीमारी नहीं होगी तो इलाज की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी। ठीक,
इस तरह से ये जो आपका चैप्टर है वो हमने देख लिया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो ग्रुप में हम डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ प्रिंसिपल